बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसे इसके मुकाम से हटाकर पता नहीं किस खाते में डाल दिया था। मैंने हर एहतियात को बलाए ताक रखते हुए दरवाजे पर एक गुस्सीली केक रसीद की और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। साहिल जल्दी से ड्रेसिंग के पीछे से निकली और फिर मुझ पर निगाह पड़ते ही वो ठिठक गई। मैं तवक्को कर रहा था वो कमान से निकले हुए तीर की मानंद ठीक आकर मेरे सीने पर व्यवस्थ हो जाएगी, लेकिन वो ठिठक कर इस्तेजाबिया नजर से मुझे देखती चली गई। अगले ही लम्हे इसकी हिचकिचाहट, हैरत और इस्तेजाब का सबब मेरी समझ में आ गया। मैं इस वक्त यूसुफ अल ज़ाहरी के मेकअप में था। वो अपने वजदान को देखने की तवक्को कर रही थी। एक अजनबी चेहरे को अपने सामने देखकर वो बुरी तरह उलझ गई थी। मैंने तेज लहजे में कहा, साहिल एक सेकंड बहुत कीमती है, हमें फौरी तौर पर इस बंगले से निकलना है। अगर आज एक लम्हे की ताखीर भी हो गई तो फिर हम जिंदगी भर कभी मिल न पाएंगे। आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। यूसुफ अल ज़ाहरी के हुलिये के बावजूद भी वो मुझे पहचान गई। कपकपाती हुई आवाज में बोली, वजदान तुम मेकअप में हो? हाँ, मैंने अपना हुलिया बदल रखा है, मैंने असबाद में सर हिलाते हुए कहा। जीरो पावर के बल्ब की नीलगुं लाइट में मैंने साहिल के चेहरे पर दनक रंग बिखरते देखे। ये खुशी और कामरानी के रंग थे। इतनी बड़ी कामयाबी के चंद लम्हे पहले जिसका तस्वर करना भी मुहाल था, अगले ही लम्हे हमने बेसाख्ता पेशकदमी की और एक जान दो कालब की अमली तफसीर पेश करने लगे। इन लम्हात में यूँ महसूस हो रहा था जैसे वक्त एक मुकाम पर ठहर गया हो। वक्त के इस ठहराव में बड़ी गहराई और बेपरवाही थी। ये दो इंतहाओं का इम्तजाज पेश कर रहा था। एक संगीन तरीन सूरत हाल में हम अपने आप से और इस माहौल से यकसर बेगाना हो गए थे। हमारे दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहे थे कि हम एक दूसरे के दिल की धड़कन को अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। वो बड़ी ही मदहोश और खुद फरामोश लम्हात थे। जी चाहता था वक्त यूं ही थमा रहे और हम एक दूसरे में इस शिद्दत से पेवस्त हो जाएं कि दुई का एहसास जाता रहे। ये एक गैर फितरी ख्वाहिश थी, इसलिए पूरी नहीं हो सकती थी। वक्त बड़ा जालिम है, ये किसी के लिए नहीं ठहरता, अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। हमारी बेगानगी ने हमें यह एहसास दिलाया था कि वक्त थम गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जल्द ही ये सफाक हकीकत हम पर आश्कार हो गई। बेडरूम से बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर हम एक दूसरे से अलग हो गए। खतरनाक गन मेरे हाथ में थी। मैंने साहिल को दरवाजे की ओट में खड़ा रहने को कहा और गन सौंधकर बेडरूम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। इस वक्त मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि कौन हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। साहिल के सिवा इस बंगले में पाया जाने वाला हर शख्स मेरे लिए दुश्मन की हैसियत रखता था और मैं इन्हें अब तक इनके शयाने शान अहमियत देता आया था और आइंदा भी मेरा इरादा यही था। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक बंगले में सिर्फ 3 अफराद ऐसे बचे थे जो मेरी राह में मुजाहम हो सकते थे। इनमें से 2 निचली मंजिल पर थे, यानी रबी और इसका सेक्रेटरी, और तीसरा रोनाल्ड अनजहानी सलमान के इशारे पर कहीं निकल गया था। ज्यादा इम्कान इसी की आमद का था, लिहाजा मैं पलक झपकते में आंखें बंद करके इसके माहौल में पहुंच गया। अगले ही लम्हे मैंने रोनाल्ड को अपने बहुत करीब कॉरिडोर में दौड़ते हुए पाया। इसने एक हाथ में हलाकत बरदार गन भी उठा रखी थी। ये दौड़ते हुए कदमों की आवाज इसी की थी। वो चक्करदार दीने की तरफ से सीधा इस बेडरूम की तरफ आ रहा था जहाँ इस वक्त मैं अपने असूल के साथ मौजूद था। रोनाल्ड का इस हिम्मत से आना ये भी जाहिर करता था कि वो कोई जेरी मंजिल पर हाजिरी लगाकर आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले इसे किचन की जानब जाते देखा था। इसका मतलब था कि इधर से भी कोई खुफिया रास्ता जेरी मंजिल तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम देता था। इसका नीचे से होकर वापस ऊपर आना ये जाहिर करता था। अब तक मैं रबी मोशे हायमन का सेक्रेटरी हर्षल हनान भी इस तरफ चढ़ाई करने वाला है। रबी दिल का मरीज होकर रह गया था। इसका नीचे से होकर वापस ऊपर आना ये जाहिर करता था। अब तब मैं रबी मोशे हायमन का सेक्रेटरी हर्षल हनान भी इस तरफ चढ़ाई करने वाला है। रबी दिल का मरीज होकर रह गया था। इसकी जानिब से किसी अमली पेशरफ्त की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता इसके इशारे पर हर्षल जरूर कोई क़यामत ढा सकता था। वो अगर ऊपर का रुख न भी करता तो नीचे रहकर भी कोई निहायत मोहलक दुश्मनाना कार्रवाई कर सकता था। इंसान का जहन एक आला और पेचीदा मशीन है। ये कितनी ज्यादा तेज रफ्तारी से सोच सकता है, इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मैंने ये तमाम तर बातें महज 2-3 सेकंड में सोची होंगी। सिर्फ इतनी कलील मुद्दत में जब वो रोनाल्ड मेरी बातनी निगाह में आने के बाद इस बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा, वो जैसे ही खुले हुए दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठका। मैं आंखें खोलकर इसके सामने हाजिर हो गया। ये हाजिरी इसे बहुत महंगी पड़ी। मुझ पर नजर पड़ते ही
वो बुरी तरह चौंका, फिर ऐसे बिदका जैसे किसी खतरनाक बिच्छू को देख लिया हो। ये बिदकना इसकी जिंदगी का आखिरी सौदा था, क्योंकि बिदकने के साथ ही इसने गन मेरी जानब सीधी करने की कोशिश की थी इन मानों में कि मैंने इसकी हसरत को निकलने नहीं दिया। गन का बैरल अपनी सिमत उठने से पहले ही मैंने एक मोहलक ब्रस्ट फायर कर दिया। बंगला एक मरतबा फिर फायरिंग की मखसूस खौफनाक तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मैंने रोनाल्ड के बदन को गोलियां खाकर छलनी में बदलते हुए देखा। इसके मनहूस वजूद में मुज़ाहका खेज हरकत जागी, फिर वो कॉरिडोर के पुख्ता फर्श पर ढेर हो गया। ये इससे मेरा पहला सामना था तो इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर गया। इससे कबल मैंने गार्ड रूम की तारीकी में इसकी पुश्त पर रहकर थोड़ी मरम्मत की थी। कॉरिडोर के फर्श पर रोनाल्ड का बदन हल्के हल्के झटके ले रहा था। मैंने दर्जनों बार जिंदगी को मौत के सामने सरनगू होते अपनी आंखों से देखा था। मैं जानता था वो जिंदगी हार रहा है, लेकिन मेरे पास हार जीत के इस खेल को देखने का वक्त नहीं था। मैंने साहिल का हाथ थामा और कॉरिडोर में निकल आया। मैंने बंगले की बलाई मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए जो पेचीदा और कठिन मरहला कार इख्तियार किया था, वापसी के लिए इस पर अमल करना नामुमकिन था और ना ही मौजू। इस वक्त मैं अकेला ही था और अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए मैंने तन मन दाव पर लगा रखा था। अपनी जान को जोखिम में डालकर मैं वहां तक पहुंचा था, मगर अब वो हस्ती मेरी जाने तमन्ना मेरे साथ थी। मैं इसे किसी किस्म की आजमाइश या मुसीबत में डाले बगैर इस बंगले से निकल जाना चाहता था और इस मकसद के हसूल के लिए निहायत ही सीधा रास्ता इख्तियार करने की जरूरत थी। मैंने साहिल का हाथ थामे चक्करदार जीने की जानब दौड़ लगा दी। हम जीने के करीब पहुंचे तो नीचे से हर्षल आता हुआ दिखाई दिया। वो चक्करदार जीने पर कदम रखने ही वाला था। मैंने इसे सुनहरी बालों, साइड मांग और दराज कामती और सूटेड बूटेड होने के सबब पहचान लिया। इतने फासले से इसका चेहरा वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने थर्ड आई के तवसत से इतनी मरतबा इसके माहौल में हाजिरी दी थी कि मुबीना खुसूसियात और इलामात के पेश नजर इसे शनाख्त करने में कोई कोताही या गलती नहीं कर सकता था। इस बंगले में अब रबी और हर्षल ही दो ऐसे अफराद बचे थे जो किसी न किसी हद तक हमारे फरार की राह में मुजाहमत पेश कर सकते थे। हर्षल के हाथों में पिस्टल देखकर मैं मोहतात हो गया। मैंने साहिल को अपने जिस्म से कवर किया और हर्षल के पाँव में फायरिंग कर दी। मैं इसकी जान लेने का इरादा नहीं रखता। इस फायरिंग से महज इसे खौफजदा करना मकसूद था। अगर मैं चाहता तो स्ट्रीट फायरिंग करके इस आवारा ख्याल नाइट रीडर को सफाई हस्ती से मिटा सकता था, मगर मैं इसे एक खास मकसद के तहत जिंदा रखना चाहता था। मैंने पिछले चंद रोज में अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत संजीदगी से सोचा था और इस सिलसिले में एक लाया अमल भी मेरे जहन में तरतीब पा चुका था। हर्षल हनान का जिंदा रहना भी इसी जंजीर की एक अहम कड़ी थी। हर्षल यही समझा कि मैंने इसे निशाना बनाने के लिए फायरिंग की है। तेजी से नीचे को झुका, फिर एक पहलू में रोलिंग करते हुए दूर निकल गया। इसने बड़ी परफेक्ट और माहिराना अंदाज में रोलिंग की थी। मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो मार्शल आर्ट से बखूबी आशना था। हर्षल की जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने आया था। मैं पहले से ज्यादा मोहतात हो गया। वो रोलिंग की तकमील के बाद खिसक कर मेरी निगाह से ओझल हो गया था। ये सोचना हमाकत के सिवा कुछ न होता कि वो दुम दबाकर फरार हो गया होगा। इस बंगले में अब वो और रबी मोशे हायमन ही वो काबिले हरकत अफराद बाकी बचे थे। हर्षल रबी का मोतमद खास बॉडीगार्ड और पर्सनल सेक्रेटरी सब कुछ ही था। इस सारी मारामारी में अब तक रबी की सूरत कहीं दिखाई नहीं दी थी। पता नहीं वो अपने बेडरूम ही में बेखबर सोया पड़ा था या किसी और संगीन कार्रवाई की डोरियां हिला रहा था। इस ताकतवर शख्स के डांडे बहुत दूर तक मिलते थे। अगर वो मौजूदा सूरत हाल से आगाह हो गया था तो फिर वो हाथ पर हाथ रखकर खामोश नहीं बैठ सकता था। 1 लाख वाला हाथी मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। रबी भी इख्तियारात का हाथी था। अर्जा क्लब ने इसे और भी बाख्तियार कर दिया होगा। वैसे इसके बारे में मुसद्दका खबरें तो हर्षल हनान ही दे सकता था। मैंने चक्करदार जीने के बलाई सिरे पर खड़े रहकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और तीसरी आंख की मार्फत हर्षल के माहौल में उतर गया। वो जेरी मंजिल में कमरा दर कमरा घूमते हुए अपने छोटे से कमरे में पहुंच गया था। ये वही कमरा था जो रबी मोशे हायमन के बेडरूम से इल्हाक रखता था। इसी कमरे में फूड स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग मशीन नस्ब थी और यहीं पर रखी एक आरामदेह कुर्सी में दुबक कर वो तसव्वुराती अय्याशी का शायक हर्षल हनान, जैकी कोलिंस और अमांडा लेयर के मादर पिदर आजाद नावल्स का मुतालिया फरमाता था।
मैंने आंखें खोलकर साहिल की तरफ देखा और इस्तरारी लहजे में कहा, आओ, खतरा कुछ फासले पर चला गया है, हमें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। वो एक लफ्ज अदा किए बगैर मेरे साथ हो ली। मैं इसका हाथ थामे बड़ी तेजी से वो चक्करदार जीना उतरने लगा। मैंने तस्वर की निगाह से हर्षल को इसके मखसूस कमरे में छोड़ा था। वो छोटा सा कमरा रबी मोशे हायमन के बेडरूम से मुल्हिक था। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो सीधा अपने रबी मरबी के पास पहुंचेगा। मैं इस पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख को मुसलसल इस्तेमाल में नहीं ला सकता था। इस मकसद की खातिर मुझे जाहिरा आंखें बंद करना पड़ती और फिलहाल मैं ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं साहिल की मय्यत में ज़ेरी मंजिल पर पहुंच गया। ये ऐसी क़यामत खेज और हशर बरपा लम्हात थे कि मैं साहिल से कोई बात इत्मीनान से नहीं कर सकता था। किसी पुरसुकून मुकाम पर पहुंचने के बाद ही तसल्ली बख्श अंदाज में गुफ्तगू हो सकती थी। जीना उतरते हुए मेरे जहन में यही था कि मैं हर्षल और रबी पर लानत भेजकर सीधा गेट की तरफ जाऊंगा और जल्द अज जल्द इस बंगले से निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन ज़ेरी मंजिल पर कदम रखते ही एक नई और अछूती सोच ने मेरे जहन में घर कर लिया। जिस शख्स ने अब तक साहिल को मुझसे दूर करके मुझे सुपुर्दे अजाब कर रखा था, इसका दीदार किए बगैर वहाँ से रुखसत हो जाना ऐसा ही होता जैसे कोई भूखा खाना खाने बैठे और पानी का एक घूंट भरकर दस्तरखान से उठ जाए। रबी के रवैये ने मुझे शदीद उलझन में डाल रखा था। मैं गुज़श्ता 15-20 मिनट से बड़े तमतराक के साथ इस बंगले में सरगर्म अमल था। मेरी ये सरगर्मी इतनी संगीन नोयत की थी कि इस बंगले का कोई भी मकीन दाम साध कर अपने कमरे में नहीं बैठा रह सकता था। हैरत और तशवीश मुझे इस बात की थी कि अभी तक कहीं रबी की शक्ल दिखाई नहीं दी थी। इसकी ये पुरअसरार और तवील खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा थी। एक ऐसा तूफान जो हमारे लिए किसी भी वक्त कोई मुश्किल खड़ी कर सकता था। मैंने रबी को टच करने का फैसला करते हुए ज़ेरी मंजिल की अंदरूनी सिमत कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले वो कमरा पड़ता था जिसमें थोड़ी देर पहले सलमान और हर्षल का फरबा असिस्टेंट इब्राहिम आराम फरमा रहे थे। वो दोनों कम वक्त आराम तो इस वक्त भी फरमा रहे थे, लेकिन इनके आराम की मंजिल और नोयत यकसर बदल गई थी। इससे बेशतर ये रात गुजारने के लिए अपनी मर्जी से इस कमरे में सोए थे और अब वो मेरे हस्बे मंशा बलाई मंजिल के कॉरिडोर में जिंदगी गुजार चुके थे। मेरी इस मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए रोनाल्ड ने अभी अच्छा खासा तावन किया था। सलमान ने अपनी मौत से चंद सेकंड कबल मालूमात फराहम करते हुए मुझे बताया था कि साहिल वाले बेडरूम की चाबी बल्कि चाबियां ज़ेरी मंजिल वाले इस कमरे की ड्रेसिंग की पहली दराज में रखी हैं। लफ्ज चाबियां का यही मतलब था। साहिल वाले बेडरूम के अलावा इसकी ग्रे कार की चाबियां भी इन्हीं चाबियों में शामिल होगी। मुझे वहां से फरार होने के लिए एक गाड़ी की जरूरत तो थी ही। मैंने सलमान की ग्रे कार से इस्तेफादे का फैसला करते हुए इस कमरे तक रसाई हासिल कर ली। कमरे में लाइट रोशन थी, लिहाजा मुझे मज़कूरा ड्रेसिंग की तलाशी लेने में बमुश्किल 5 सेकंड लगे होंगे। सलमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी तैयारी दिखाने में किसी कंजूसी या बुखल से काम नहीं लिया था। लगता था द्रोह गोई इसकी हयात का अव्वल आखिर मकसद रहा हो। इसकी बताई हुई चाबियां ड्रेसिंग की पहली दराज क्या किसी दराज में भी मौजूद नहीं थी। मैंने 2 आंखें बंद की और तीसरी आंख खोलकर हर्षल हनान के पास पहुंच गया। वो चंद कदम की दूरी पर अपने इसी छोटे से मखसूस कमरे में मौजूद था, जहां मुख्तलिफ किस्म के चेकिंग आलात के अलावा स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग की मशीन भी नस्ब थी। वो इस वक्त एक खतरनाक ऑटोमेटिक गन को बड़ी सुरत और महारत के साथ लोड कर रहा था। इससे पहले मैंने चक्रधर जीने के निचले हिस्से में इसे एक पिस्टल के साथ देखा था, लेकिन मेरी फायरिंग ने इसे पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। वो मैं वसूख से नहीं कह सकता था कि इस दौरान में हर्षल ने रबी के पास हाजिरी दी थी या नहीं, लेकिन ये बात यकीनी थी कि वो इस खतरनाक लोडेड गन के साथ हमारी तरफ आने वाला था। मैं भी इसके शयाने शान इस्तकबाल के लिए पेशकदमी का फैसला कर लिया। अगले ही लम्हे मैंने आंखें खोल दी। हमारे दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। मैं सलमान एंड कंपनी अल मरूफ ताजा आन जहानी के कमरे से निकला और फरबा इब्राहिम के कमरे में होते हुए हर्षल वाले छोटे कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। साहिल को मैंने इब्राहिम वाले कमरे में रोक दिया था। हर्षल के कमरे का एक दरवाजा रबी वाले बेडरूम में खुलता था और दूसरे दरवाजे पर खड़ा मैं इसके नमूदारी का इंतजार कर रहा था। ये एक मुख्तसर सा कॉरिडोर था जो मुख्तलिफ जावियों से इन 3 कमरों को आपस में मिलाता था। मैं गन सोनते रेड अलर्ट खड़ा था कि मेरे बाएं पहलू पे आहिस्तगी वो दरवाजा खुला जहां से हर्षल की आमद की उम्मीद थी। इस बंगले में अच्छी खासी फायरिंग हो चुकी थी। मैं मजीद तड़तड़ाहट को उबार कर फजा को शुरू करने के मूड में नहीं था, लिहाजा इससे बेशतर के हर्षल कमरे से बाहर आता
था। मैंने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए एक धुआंधार घुटना इसके जेरे नाफ रसीद कर दिया। इसके साथ ही बॉक्सिंग के अंदाज में दोनों बाजुओं के दरमियान अपने चेहरे को महफूज रखते हुए मैंने इसे अंदर की जानिब धकेल दिया। मेरी ये श्री पेशरफ्त हर्षल की तवक्को के बरक्स थी। वो तो मुझे जेर करने निकला था, इसे उम्मीद नहीं थी मैं पलक झपकते में जेर हो जाऊंगा। मेरा हमला अचानक और शदीद था। वो हलक से एक करबनाक ऊँ खारिज करते हुए डगमगाते कदमों के साथ पीछे को गया। फिर मैंने इसे संभलने का मौका न दिया। मैं इसके पीछे ही बरा मारकर कमरे में दाखिल हुआ और पे दर पे 2 तेज रफ्तार राउंड हाउस किक्स चला दी। वो मेरे इब्तदाई अटैक से बुरी तरह बेतवाजन हो चुका था, लिहाजा अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सका। मेरी लेफ्ट और राइट राउंड हाउस ने इसके चेहरे की भरपूर मजाज पुरसी की। इसके साथ ही एक दांसू किस्म की साइड किक चला दी। वो एक मुख्तसर सा कमरा था। मेरी साइड किक का तोहफा वसूल करने के बाद हर्षल फजा में थोड़ा बुलंद हुआ। सहराई तूफान की जद में आए हुए ऊंट के किसी बच्चे की मानंद लुढ़कते हुए वो स्क्रीनिंग मशीन से जा टकराया। इसके हलक से एक मरतबा फिर तकलीफ भरी ऊँ बरामद हुई। वो खासा सख्त जान वाक़या हुआ था। इसकी जगह अगर कोई और शख्स होता तो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला कर बंगले को सर पर उठा लेता, लेकिन अफसोस के इसकी सख्त जानी को एंजॉय करने की मेरे पास मोहलत नहीं थी। मेरा एक एक लम्हा इंतहाई कीमती था। शौरी और लाशौरी तौर पर मुझे इस हैरत अंगेज तशवीश ने घेर रखा था कि इतनी मारदाड़, उठा पटक और फायरिंग के बावजूद भी रबी मोशे हायमन अपनी आरामगाह से बाहर क्यों नहीं निकला था। इस क़यामती हंगामे पर तो इसे जखीरा अंदोज नहीं बल्कि जलवा अफरोज हो जाना चाहिए था। ये ठीक है कि वो दिल का मरीज हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि इंसान घोड़े गधे बेचकर और भांग पीकर यूं बेखबर सोता रहे। एक कमरे के लिए ये खतरनाक ख्याल भी मेरे जहन से गुजरा कि कहीं रबी चुप चुपाते अब्दी सफर पर तो रवाना नहीं हो गया। अगले ही लम्हे मैंने तमाम ख्यालात को जहन से झटका और हर्षल हनान की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो फूड स्क्रीनिंग मशीन से उलझते हुए उठने की कोशिश कर रहा था और तशवीश की बात यह थी कि इस तमाम तर मारा मारी के दौरान में इसने खतरनाक लोडेड गन को अपने हाथ से नहीं छूटने दिया था। अगर मैं इसे एक लम्हे की मोहलत भी दे तो वो गन के बैरल को मेरी सिमत सीधा करके जमीन से आसमान की तरफ रवाना कर सकता था। इससे पहले वो ऐसे किसी वाहियात इरादे पर अमल करता, मैंने एक चीते की मानंद जस्त भरी और इसके इंतहाई करीब पहुंच गया। वो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग मशीनों के दरमियान फैली हुई मुख्तलिफ नलकियों और ट्यूब्स से उलझा हुआ था। मैंने आओ देखा ना ताओ 2-4 मसालेदार पंचेज यके बाद दीगरे इसके जबड़ों पर रसीद कर दिए। वो खुद को मेरे खूंखार हमले से बचाने के लिए गर्दन को दाएं बाएं झटकने लगा। मैंने इस मौका से फायदा उठाया और एक अकाबी झपटा मारकर इसके हाथ से गन को छीन लिया। निहत्ता होते ही वह सरासीमा दिखाई देने लगा। मेरे तूफानी मुक्कों ने इसकी नाक और मुंह से खून छुड़ा दिया था। इसकी सरासीमगी में बेबसी भी शामिल हो गई। इसने चंद लम्हे पहले चक्रदार जीने के करीब जितनी क्विक रोलिंग की थी, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया था वो मार्शल आर्ट से गहरी वाकफियत रखता है। लेकिन शूमी किस्मत के मेरे सामने इसे अपने फन के जोहर दिखाने का मौका नहीं मिल सका। इससे बेशतर के वो सूरत हाल को समझ पाता, मैंने पे दर पे हमलों से इसे कॉर्नर कर दिया था। मैंने इसकी गन को एक तरफ फेंक दिया तो इसकी जान में जान आई। शायद वो अपने तौर पर यह समझ बैठा था कि मैं गन छीनते ही इसे शूट कर दूंगा। इस कमबख्त को क्या मालूम कि मैं एक खास मकसद के तहत इसे जिंदा रखना चाहता था। इरादा तो यही था कि मैं हर्षल की थोड़ी और खातिरतवाज़ी करूं, लेकिन अपने अकब में साहिल की मौजूदगी को महसूस करके मैंने अपना ये इरादा तर्क कर दिया और वो मुझे यहाँ नबर्द आजमा पाकर चुपके से कमरे से निकल आई थी। इसके सामने मैं हर्षल पर तशद्दुद आजमाकर इसे किसी जहनी कोफ्त में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो पहले ही बहुत ज्यादा जहनी अजीतों के बाद आज आजाद हुई थी। मैं इन खोंचगा और तकलीफ दे मनाजर से जल्द अज जल्द इसे दूर कर देना चाहता था। लिहाजा अपनी गन की नाल को हर्षल के सीने की जानब सीधा करते हुए मैंने दुरुस्त लहजे में सवाल किया, तुम्हारा वो अब्बी और रबी मोशे हायमन कहाँ है? चक्रदार जीने के आखिरी सिरे पर साहिल को मेरे साथ देख चुका था और अब भी बनफ्से नफीस वहाँ नजर आ रही थी। इस खौफनाक सूरत हाल ने इसके औसान खता कर दिए। जिस हस्ती को वो लोग सोने और मखमल के आराम दे पिंजरे में कैद करके इसकी कड़ी निगरानी पर मामूर थे, मैंने इनकी निगरानी और निगहबानी की ऐसी कम तैसी करते हुए इनकी लाशों के ऊपर से गुजर कर इस हस्ती को आजाद करा लिया था। ये तलख हकीकत हर्षल को किसी सूरत
हजम नहीं हो पा रही थी वो मेरे सवाल को फरामोश करके उल्टा मुझ ही से मुस्तफर हुआ। तुम कौन हो? फाते हूँ। मैंने गन की हलाकत बरदार नाल को इसके सीने पर टिकाते हुए कहा, सवाल करने का हक सिर्फ फाते को होता है। मफतूक गर्दन झुकाकर जवाब देने का पाबंद होता है। अगर तुम्हारी जुबान से अब कोई सवाल फिसला तो मैं अपने सवाल का जवाब सुने बगैर तुम्हें जहन्नम रसीद कर दूंगा। मौत को चंद इंच की दूरी पर और यकीनी देखकर इसकी आंखों में दहशत भर गई। मैंने इसकी दहशत को बढ़ाने की गर्ज से पूरी सफाकी के साथ कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस कमरे में होना चाहिए। मैंने रबी के बेडरूम की जानब इशारा भी कर दिया। तुम रबी के सेक्रेटरी हो, मेरी मालूमात के बारे में क्या कहते हो? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, वो नहीब सी आवाज में मैंने मनाया। मोहतरम रबी बेडरूम में सो रहे हैं। मगर फिर वो साहिल की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हें सवाल करने का मना किया था लेकिन तुम बाज नहीं आए। मैंने गन की नाल को इसके सीने पर गड़ाते हुए फुंकार से मुशाबा आवाज में कहा, इसका मतलब है तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी मोहब्बत नहीं? मौत को गले से लगाने से कबल इतना बता दो कि तुम्हारे रबी ने कब से नशा करना शुरू किया है? इस बंगले में होने वाली फायरिंग की आवाजों से तो कब्रों में लेटे हुए मुर्दे भी तड़प कर उठ खड़े होंगे। फिर तुम्हारा रबी क्यों मजे से पड़ा सो रहा है? अर्शल ने उलझन तथा नजरों से मेरी जानिब देखा। फिर मेरा सवाल इसकी समझ में आया। वो वजाहत करते हुए बोला, मोहतरम रबी वाला बेडरूम मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है। बाहर पैदा होने वाली कोई आवाज अंदर तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। ये इंतजाम इनकी सेहत के पेश नजर किया गया है। अच्छा इंतजाम है, मैंने एहतजाजिया अंदाज में कहा। इसका मतलब है अगर मैं एक खतरनाक ब्रस्ट फायर करके तुम्हारे सीने के चीथड़े उड़ा डालूं तो इस बीमार मगर बाइख्तियार शख्स को मुतल्लक खबर नहीं होगी कि इसके मोतमद खास सेक्रेटरी हर्षल हनान पर क्या बीती है। मैंने रबी के हवाले से बीमार का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस पर हर्षल को इसलिए हैरत न हुई कि वो मुझसे पहले रबी की सेहत का जिक्र कर चुका था, लेकिन जब मैंने इसके मुकम्मल नाम और ओहदे का जिक्र किया तो वो गन के बैरल के नीचे इस तरह उछला जैसे किसी जहरीले कीड़े ने इसे डंक मार दिया हो। मैंने सर्जनश करने वाले अंदाज में कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जुबान से ये सवाल सुनने के मूड में कतई नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम किसने तुम्हें बताया है? वगैरह वगैरह। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, वैसे ये साउंड प्रूफ बेडरूम वाला सेटअप तुम्हारे लिए भी खासा मुफीद साबित हो रहा है। रबी को कुछ पता नहीं चलता। तुम इसे चादर उड़ाकर आराम से सुलाने के बाद इस किस्म की गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हो। इसने तामलाना मगर उलझन तथा नजर से मुझे देखा। मैंने फौरन तस्दीक कर दी, सॉरी अर्शल, मैं कुछ गलत कह गया हूँ। तुम अपने नस्बो नसाब और हसबे हिसाब के मुताबिक ही आराम कुर्सी में घुसकर वो बेआरामी से किसी सनसनीखेज इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो। ये अलग बात के तुम्हारे नसाब में अमांडा लेयर और जैकी कॉलिंस की शोहरा अफाक तख्लीकात शामिल है। एक लम्हे के लिए इसकी खून आलूद सूरत पर नदामत के रंग उभरे, फिर वो सहम कर मतवाहश नजर से मुझे तकने लगा। मैंने थोड़ी मेहनत करके इससे बंद वैन की चाबी हासिल कर ली। ये वही वैन थी जिसमें रबी मोशे, हामन सलमान और हर्षल के साथ तिल अबीद से यरूशलेम गया था। हमारे फरार के लिए ये सबसे ज्यादा मौजू सवारी साबित हो सकती थी। इसे सोचे समझे मुकाम तक पहुंचाने से पहले मैंने इससे आखिरी सवाल किया, रबी के बेडरूम में दाखिल होने का तरीका कार क्या है? किसी भी बेडरूम में दाखिल होने का सीधा सीधा तरीका ये होता है कि दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ, लेकिन रबी सीधा था और न ही इसका सेक्रेटरी सादा। चुनांचे मजकूरा बेडरूम तक रसाई हासिल करने का तरीका कार सीधा सादा नहीं हो सकता था। इसने मेरे सवाल का जवाब देने में लैतो लाल से काम लिया और ये कोशिश करने लगा कि मैं किसी तरह टल जाऊं, लेकिन मैं कोई टलने के लिए थोड़ी यहाँ वहाँ आया था। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, तो मोहतरम रबी को डिस्टर्ब न करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर ने इन्हें मुकम्मल आराम की ताकीद की है, इसीलिए यहाँ होने वाली हंगामा आराई के बारे में अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया गया। हमारे नजदीक इनकी जान और सेहत से ज्यादा कीमती कोई और शय नहीं हो सकती। हम बड़े से बड़े नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मोहतरम रबी तक ऐसी कोई पर नहीं पहुंचा सकते जिससे इनके असाब पर किसी किस्म का दबाव या तनाव बढ़े। मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कह सकते हो। इसकी इस जज्बाती तकरीर के दरमियान मैंने महसूस कि वो बड़ी शिद्दत से किसी मौका की तलाश में था, कोई ऐसा मौका जिससे वो हारी हुई बाजी को जीत में बदल सके। हजार किस्म की वहशत और खौफजदगी के बावजूद भी इसकी आंखों में छलकने वाली मखसूस यहूदी अयारी को मैंने पलक झपकते में भांप लिया, मगर मैं इस नामुराद को कोई ऐसा मौका क्यों फराहम कर सकता था? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए निहायत ही सर्द लहजे में कहा, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा कि तुम रबी के सेक्रेटरी यानी राज बरदार हो, लेकिन मुन्ने
जो राजो न्याज मैं तुम्हारे रबी से करने आया हूँ वो बातें तुमसे तो नहीं हो सकती ना। मैं ये भी जानता हूँ कार्डियोलॉजिस्ट मनाहम सिर्फ रबी की खातर यरूशलेम से इसे देखने के लिए तेल अबीद आता है। मनाहम पार्क लेन हॉस्पिटल का एक चोटी का माहिर अमराज कलब है जिसकी रिहाइश यरूशलेम के एक पोश रिहायशी इलाके बैत सफाफा में है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न आ रहा हो तो मैं मनाहम की गाड़ी और बंगले का नंबर भी दोहरा देता हूँ। बंगला नंबर N95, नेवी ब्लू गाड़ी का नंबर 9JX120। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और सवालिया नजर से इसकी तरफ देखने लगा। मैं ये तमाम तर मालूमात महज इस मकसद की खातर इसके गोश गुजार कर रहा था कि इसके जहन में ये बात बुरी तरह हारे हुए उम्मीदवार की तरह बैठ जाए कि मैं रबी एंड कंपनी के बारे में इन लोगों से कहीं ज्यादा जानता हूँ और अगर चाहूँ तो पलक झपकते में इनका बट्टा भी बिठा सकता हूँ। मेरी इस नफसियाती चाल का इस पर हद से ज्यादा असर हुआ। कपकपाती हुई आवाज में इसने कहा, कोई खतरनाक किस्म के जादूगर हो, बहुत ही खतरनाक। मेरे बच्चे, मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा। यह पुचकार बड़ी अजीबो गरीब थी क्योंकि हर्षल उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शराफत से वो बता दो जो मैंने पूछा है, वरना मुझे ख्वाह मुखा तुम पर कोई जादुई मेहनत करना पड़ेगी जिसके नतीजे में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे अल्फाज की संगीनी और लहजे की कतियत ने इसे लड़दा कर रख दिया। वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं बता रहा हूँ मुझ पर कोई जादुई अमल न करना। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षल हनान कोई डरपोक और बुज़दिल किस्म का बंदा था। रबी मोशे हायमन का पर्सनल सेक्रेटरी होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो इख्तियारात के साथ साथ मार्शल आर्ट्स के फन से भी बेखूबी वाकिफ था, लेकिन जब वक्त ही उल्टा पड़ जाए तो बड़े से बड़े तुरम खान भी बेबस और मजबूर हो जाता है। इंसानों की अक्सरियत सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जिंदगी से करती है। जब जान के लाले पड़ जाएं तो इंसान वो कदम भी उठाने के लिए मजबूर हो जाता है जिसके लिए आम हालात में वो किसी तौर भी तैयार होने के बारे में सोच नहीं सकता। इस सिचुएशन में मेरी दहशत के साथ ही इसकी बेचारगी भी शामिल हो गई थी, इसलिए भी रंग चोखा दिखाई दे रहा था। मैं इससे पहले भी रबी के इंतहाई काबिल एतमाद अफराद बर्नार्ड ल्यू, फ्रैंकलिन, साइमन, जिमी फोंडा, डीन हार्वे और क्लाडिया जैसे खतरनाक लोगों को अपनी दहशत के सबब इबरतनाक अंजाम से दो चर कर चुका था। हर्षल हनान ने अपनी जान की सलामती के लिए जैसे ही रबी के बेडरूम का राज उगला, मैं इसके नजदीक उकड़ू बैठ गया। यही समझा कि मैं अपने वादे से फिरकर इसका काम तमाम करने वाला हूँ। जिंदगी जाने के एहसास ने इसके मजबूत वजूद को लर्जे ऐसी कैफियत से दो चार कर दिया, लेकिन इसको खत्म करने का मेरा इरादा पहले कभी था और ना ही अब मैंने ऐसा कुछ सोचा था। मैंने इसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया और इसके एक हिस्से पर वाक़या मखसूस नस को बड़े टेक्निकल अंदाज में मसल कर इसे कम से कम 3 घंटों के लिए बेहोश ओशो हवा से बेगाना कर दिया। अब वो कुछ अरसे के लिए अपने साथियों स्मिथ और मेचम की दुनिया में पहुंच गया था। वो दुनिया जिसे दुनिया अंटा गफीली कहा जाता है। मैंने इसी पर बस नहीं किया बल्कि एहतियातन स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग मशीन से मुंसलिक रबर की ट्यूब्स की मदद से इसके हाथ पांव को भी खूब कस कर बांध दिया। हर्षल हनान से फारग होने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। साहिल ने यह तमाम तर कार्रवाई देखने के साथ साथ हमारी गुफ्तगू भी सुनी थी। मैं पुरअज़म अंदाज में रबी के बेडरूम की जानिब बढ़ा तो इसने इज़तरारी लहजे में कहा, वजदान लानत भेजो इस शैतान पर, हमें जल्द अज जल्द इस बंगले से निकल जाना चाहिए। मैंने काफी अरसे के बाद अपनी जाने तमन्ना की आवाज को सुना था और सुन रहा था। इसकी आवाज समात को बली महसूस हो रही थी। जी चाहता था वो नॉन स्टॉप बोलती चली जाए और मैं इस आवाज के दिल नशीन पेचो खम में गुम होकर सुनता चला जाऊं, लेकिन हम इस वक्त जिस नौयत की संगीन सूरत हाल से गुजर रहे थे इसमें इस ख्वाहिश की तकमील नामुमकिन के अलावा जानलेवा भी थी। लिहाजा मैं ही महसूस कर रह गया। वैसे साहिल की तशवीश और मशवरा बजा था। खुद मेरी भी यही कोशिश थी कि एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से रवाना हो जाऊं, लेकिन रबी के इतना करीब आकर इसका दीदार किए बगैर जाने को मन नहीं चाहता था। इस शख्स ने एक अरसे तक मुझे सुपुर्दे अजाब किए रखा था। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया था कि इसकी जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसकी रूह पर कोई ऐसा चरका जरूर लगाना चाहता था जिसकी जलन उम्र भर इसे बेचैन किए रहे। मैंने जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी अजियत के जितने बड़े बड़े
समंदरों को पाटा था। इसके जवाब में रबी को भी मेरी जानिब से कोई छोटा मोटा तोहफा जरूर मिलना चाहिए था। आखिर कोई अखलाकियात निभाना भी तो जरूरी होता है। साहिल की तशवीश के जवाब में मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं भी पहली फुर्सत में यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी फरमाइश पूरी करना भी जरूरी है। मेरे मुबहम अंदाज पर वो चौंक उठी। कौन सी फरमाइश? तुमने इस शख्स के लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, वाकई रबी ने हमें हमारी जन्नत से निकाल कर दर बेदर कर दिया था। हम एक अरसे तक दर्द के सहरा में आबला पा रेग फांकते रहे हैं। हर सुबह हिद्दत रेगजार से हमारा तन मन सुलगा है और हर रात सहराई खनकी में हमारी रूह जुलसी है। अल्लाह के हुक्म से हम दोबारा मिल गए। यूं महसूस हो रहा है हमारा ये मिलन बिछड़ने के बाद का नहीं बल्कि मरने के बाद का है। शायद हम दूसरे जहान में दोबारा मिल रहे हैं। मैं इन लम्हात से कदरे जज्बाती हो गया था। एक सांस का तवक्कुफ करने के बाद मैंने कहा, साहिल तुमने अभी अभी फरमाइश की है कि वजदान लानत भेजो इस शैतान पर। मैं लानत भेजने के लिए ही तो इसके बेडरूम में जा रहा हूँ। तुम भी आओ मेरे साथ। हम इस पर दोहरी लानत भेजेंगे ताकि इसकी रूह दोहरे अजाब में मुब्तला होकर दोहरी तेहरी और चोहरी होती रहे। इसने तामलाना नजर से मुझे देखा और फिक्रमंद लहजे में बोली, क्या तुम रबी के साथ भी वही सलूक करना? तुम्हारी जान की कसम नहीं। मैंने कता कलामी करते हुए गैर मुतजल्ल लहजे में कहा, तुम आओ तो सही। मैंने इतनी लगावट से इसे पुकारा था कि वो मजीद कोई सवाल किए बगैर चली आई। अगले ही लम्हे हम कंधे से कंधा मिलाकर रबी मोशे हायमन के साउंड प्रूफ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे और साहिल के दरमियान मोहब्बत और चाहत का जो तल्लक इस्तवार हो चुका था, इससे हम दोनों ही बेखूबी वाकिफ थे, लेकिन इतने खुले डुले अंदाज में मैंने कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया था। शायद ये इस इंतजार का नतीजा था जो मैंने साहिल की तमन्ना में बहरे जुल्मात के सफाक पानियों में रहकर किया था। हसूले मकसद में कामयाबी ने मुझे बेइख्तियार कर दिया था। हम दरवाजे के नजदीक जाकर रुके, फिर मैंने हर्षल की बताई हुई टेक्निक इस्तेमाल करके वो दरवाजा खोल लिया। अगले ही लम्हे हम दरवाजा खोलकर रबी के बेडरूम में दाखिल हो रहे थे। अंदर कदम रखते ही मैंने अपनी पुश्त पर दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने आखिरी मर्तबा जब हर्षल के तवसत से रबी की ख्वाबगाह में झांका था तो हर्षल रबी को एक शीट उड़ाकर बेडरूम से बाहर जा रहा था। रबी बिस्तर पर दराज था। इसके सोने या जागने के बारे में मैं मुसद्दका तौर पर कुछ नहीं जानता था। इसकी बंद आंखों को देखकर यही अंदाजा कायम किया जा सकता था कि वो सो चुका होगा। मैं इन लम्हात में इसे हर्षल के तवसत से देखने पर मजबूर था। पता नहीं वो कब बेदार हुआ था। बहरहाल हम कमरे में पहुंचे तो वो जाग रहा था। हम पर निगाह पड़ते ही वो एक झटके से उठकर बैठ गया। इसने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उठकर खड़ा होने की कोशिश भी कर डाली। कि इस बुरी तरह चौंकने का सबब साहिल थी। वो इसे अपने सामने आजाद खड़ा देखकर मुताज्जब हुआ था। मुझे वो यूसुफ अल ज़ाहरी के भेष में पहचान नहीं सका था। मैं बड़ी सूरत से आगे बढ़ा और कहा, बुरी बात मोशे हायमन, तुम दिल के मरीज हो। यूं अचानक उठकर कहीं चल देना तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। रिलैक्स। मैं इस वक्त अपने ओरिजिनल लबो लहजे में बोला था। रबी जैसे गुर्गे बरान दीदा के लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा था। वो यूं साकत हो गया जैसे मौत के फरिश्ते को अचानक गैर मुतवक्को तौर पर अपनी निगाह के सामने देख लिया हो। इसके चेहरे पर उभरने वाले तासरत और गरूब होने वाले रंगों को देखकर मुझे ये अंदाजा कायम करने में जरा भी दिक्कत पेश नहीं आई कि वो मुझे वजदान की हैसियत से पहचान चुका है। वो तेजी से उठकर खड़ा हो रहा था। मेरी आवाज सुनते ही इसकी जिस्मानी जुम्बिशों को ब्रेक से लग गए। मैंने बात मुकम्मल करने के बाद तमस्खराना अंदाज में इसकी तरफ देखा। रबी कमाल का शख्स था। इसकी उम्र 125 साल के करीब थी। इसके साथ ही वो इन दिनों आर्ज़े कलब में भी मुब्तला था। इसके बावजूद भी इसने पलक झपकते में खुद को संभाल लिया। एक लम्हा साकत खड़ा रहने के बाद वो बड़े सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। फिर मेरी जानब देखते हुए मुशफ़क़ाना लहजे में बोला, वजदान मेरे बच्चे, बिल आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। मुझे गाली न दो मोशे हायमन, मैंने चीख से मुशाबा लहजे में कहा। अगर मेरे दिमाग का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो कुछ हो जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जानता था इस साउंड प्रूफ बेडरूम में से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा मुझे ये इत्मीनान भी हासिल था कि रबी के सिवा इस बंगले में और कोई शख्स मेरी जानब मैली नजर उठाने के काबिल नहीं और रबी पर मैंने अकाबी निगाह रखी हुई थी। लिहाजा दिल की भड़ास निकालने में कोई कबाहत नहीं थी। इस शख्स के करतूतों ने मेरे दिलो दिमाग को नूर सा बना दिया था। वो मेरे चिल्लाने के जवाब में बड़े सब्र से मुस्कुराया और तकिए से टेक लगाते हुए गंभीर अंदाज में बोला, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। बोल
बोलने के दौरान में वो यकटुक मेरी आंखों में देख रहा था। रवि बेशुमार पुर असरार अलूम के अलावा हिप्नोटिज्म का भी माहिर था। उम्र रसीदा और दिल का मरीज हो जाने के बावजूद भी इसकी आंखों में पाई जाने वाली मकनातीसी कुव्वत से इनकार मुमकिन नहीं था। मैंने पलक झपकते में महसूस कर लिया वो मुझे अपनी आंखों की गिरफ्त में लेना चाहता है, लेकिन आज इसकी किसी ऐसी वैसी कोशिश को कामयाब कराने के मूड में नहीं था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।